Okay, start. Very good afternoon to you all. I, Abhishek Kalia, welcomes you all once again in the second session of our 2 days webinar on organic farming. So let me introduce our next speaker, Mr. Bharat Bhushan Tyagi ji. Mr. Tyagi was born in 1954 in Buland Shahar district of Pradesh. He is a farmer as well as an educator. Mr. Tyagi has completed his graduation from Delhi University, and till date he has trained almost 5 lakh farmers. Mr. Tyagi is also a recipient of the 4th highest civilian award, Padma Shri, in 2019. He has also been awarded with Progressive Farmer Award by the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And one more feather to his cap is he has also been awarded as Dharti Mitra in Organic World Congress. So without taking any more time, I invite Bharat Bhushan Tyagi ji for his lecture. Tyagi ji, आपका स्वागत है. जी नमस्कार. जी नमस्कार त्यागी जी. जी बोले, शुरू करें त्यागी जी. बहुत अच्छा. बांदा विश्वविद्यालय की तरफ से जो एक कार्यक्रम रखा गया, मैं इसके लिए बांदा विश्वविद्यालय के साथ साथ जितने भी प्रतिनिधि, मनीषी और मेरे किसान साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को सहृदय सम्मान करता हूं, साधुवाद देता हूं. इसलिए चूंकि हम कोरोना के आपातकाल में आपस में मिल तो नहीं सकते, लेकिन दूरसंचार माध्यम अब इतने हमारे पास उपलब्ध हैं, हम अपने दिल की बात, अपने देश के लिए, अपने काम की बात को आसानी से कर सकते हैं. खेती एक ऐसा विषय है जिसमें विचारधाराओं के प्रभाव से अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव हमेशा आते रहे हैं. देश की आजादी के बाद में अपने अस्तित्व की तलाश में हम लोगों ने जिस प्रकार से खेती में परिवर्तन किए, वो उस समय की जरूरत थी. और हम आधुनिकवाद के साथ साथ जिस तरीके से अपनी खेती को लेकर आगे बढ़े, वो खेती एक समय आकर रुक गई. उसके कुछ परिणाम भी जो नुकसानदायक सिद्ध हुए हैं, उनसे भी आप लोग सभी वाकिफ हैं. लेकिन मैं आज खासतौर से उन सारे मुद्दों को आपके सामने रखना चाहूंगा जिन मुद्दों पर आज हमको विश्वविद्यालय के स्तर पर, खासतौर से कृषि विश्वविद्यालय के स्तर पर कुछ प्राथमिकताओं के साथ विचार करने की आवश्यकता है. साथियों, कोरोना के समय में सारी दुनिया में एक बहुत सुंदर मैसेज भी गया है कि आपातकाल में भी हम लोग प्रकृति की व्यवस्था के साथ जी सकते हैं. प्रकृति की व्यवस्था के साथ जीने वाले व्यक्ति के अंदर इस प्रकार की प्रतिरोधक क्षमताएं भी होती हैं कि जो प्रकृति के उतार चढ़ाव को भी बर्दाश्त कर लेता है. इस प्रकार बदलते हुए मौसम और अनेक प्रकार की आपदाओं के सामने हम लोग स्वास्थ्य को लेकर, पर्यावरण को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर और राष्ट्रीय स्वावलंबन को लेकर कैसे आगे बढ़ें, विकल्प के रूप में मैं अपनी प्रस्तुति आप सभी के सामने रखना चाहता हूं. इसका संदर्भ यही है कि हम लोग साथ साथ चिंतन करें, मनन करें, शोध करें और अध्ययन तक उस बात को ले जाएं, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा संदेश, एक ऐसी योजना, एक ऐसा कार्यक्रम देकर जाएं, ताकि हम भी अपने को पुण्यशील मानते हुए ये इस धरती को पुण्य परंपरा के साथ जीने के लिए अपनी पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहें. ऐसी शुभकामना के साथ साथ मुझे बांदा विश्वविद्यालय ने जो अवसर दिया है, इसके लिए मैं उनके सभी प्रतिनिधित्व मंडल को सहृदय सम्मान करता हूं.
वस्तुगत बात को रखने में मैं 3 मुद्दों से बात को रखूंगा। एक तो विश्वविद्यालय के स्तर पर अब हमको अनुसंधान के स्तर पर भी कुछ सोचने की जरूरत है, क्योंकि खेती में बदलाव का जो तरीका है वो समग्रता में जाएगा। यदि अनुसंधान कुछ और कहते रहेंगे, विश्वविद्यालयों में शिक्षा कुछ और चलती रहेगी, किसान कुछ और तरीके से खेती करते रहेंगे, व्यापारी खेती को किसी और नजरिए से देखते रहेंगे, तो ये सारी खेती हम कितनी बड़ी बात कर लें, ये बहुत ही दुर्दशा के और संकट के दौर से गुजरेगी। मैं किसान हूं, किसानों के बीच में रहता हूं, इसलिए मैंने किसानों की तकलीफों को देखा है। आज मैं अपने इस महाविद्यालय का एक संकेतक, एक उनके साथ में जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए इस प्रस्ताव को आपके सामने रखना चाहता हूं कि इस प्रस्ताव को डॉक्यूमेंट किया जाए और मेरी बात को बिल्कुल ना माना जाए, लेकिन प्रकृति की व्यवस्था का एग्जिस्टेंस ऐसा ही है, इस पर नए सिरे से अनुसंधान, शोध, शिक्षा और नीति के स्तर पर बदलाव पूरे देश में जरूरत है। मुद्दा केवल किसानों का नहीं था, मुद्दा अब जीने का है। हमने पर्यावरण को भी, स्वास्थ्य को भी, अर्थव्यवस्था को भी, सभी को काफी दुर्दशा के दौर से गुजरते देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाने का संकल्प उदय हुआ है, उसमें हम सब की भी भूमिका बनती है कि हम उस आर्थिक स्वावलंबन को, उस सामाजिकता को, उसके लिए उस महत्वपूर्ण समाधान को बहुत निष्ठापूर्वक खोजें, अपनी मनमानी को छोड़ दें, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि उसको आप किसी अलग नजरिए से देखेंगे और मैं किसी अलग नजरिए से देखूंगा, ऐसा नहीं होता। सूर्य पूरब से निकलता है, उसकी जो उपयोगिता है हमारे जीने में, वो हमको स्पष्ट रूप से दिखती है। हम आंख बंद कर लें, ये बात अलग है। तो मैं खेती को 3 बिंदुओं पर आपको रखना चाहूंगा। पहला बिंदु है खेती को परिभाषा देना और किसान को परिभाषा देना। आज इस राष्ट्र की जरूरत है। 1976 में दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा के बाद में जब मैं खेती में लगा, तो मैंने खेती को मिशन बनाया और ये सोचा कि आधुनिक शिक्षा जो भी कुछ मुझे मिली है उसको मैं खेती में प्रयोग करूंगा। और मैंने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मैं आज भी सम्मान करता हूं, उनकी सिफारिशों के साथ मैंने अपनी खेती प्रारंभ की। जुताई के संसाधन, सिंचाई के संसाधन, रासायनिक खाद, कीटनाशक दवाएं, उसके साथ साथ उन्नत बीजों का इस्तेमाल, अच्छे उत्पादन को कहां पर बेचना है, इसकी एक छोटी सी समरी मैं आपको देना चाहता हूं। साथियों, समरी का अर्थ यह है कि जब मैंने 5 साल के साथ में बाद में इसका हिसाब लगाया, तो 5 साल तक के हिसाब के बाद में मैं चौंक गया। और 1987 में तो मैंने संकल्प ले लिया और मैंने एक लिखित दस्तावेज बहुत सारे वैज्ञानिकों के सामने, देश के मनुष्यों के सामने रखा कि यदि हम आधुनिक खेती के इसी प्रकार के दौर से गुजरते रहे तो एक दिन वो समय आएगा कि जिसमें किसान कर्जदारी में डूब जाएगा, गांव के उजड़ने का, पलायन का सिलसिला चल पड़ेगा, किसान बेवजह बदनाम होगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका घट जाएगी और हम दुनिया के सामने कृषि प्रधान देश होते हुए भी अपने स्वावलंबन को खो देंगे। और उसके लिए यदि आपके पास कागज पेंसिल है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। मैं अर्थशास्त्र की दृष्टि से पहले आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरी जिंदगी की शुरुआत कहां से हुई। साथियों, मैंने ट्रैक्टर लिया, उसका पैसा मैंने बाजार में दिया। अब मैं जुताई करने जाता हूं तो उसके लिए डीजल बाजार से लाता हूं, उसके लिए पुर्जे मुझे बाजार से खरीदने होते हैं, उसकी मरम्मत भी बाजार में होती है। मुझे पता लगा कि अब मैं जुताई नहीं करता हूं, बल्कि जुताई की जगह मैं कठपुतली हूं और पैसा बाजार को जाता है। काम जरूर 8 घंटे का आधा घंटे में होता है, लेकिन मेरा पैसा सारा बाजार को जाता है।
सिंचाई के लिए जितने भी संसाधन हैं उन सभी का पैसा बाजार को जाता है। हम खाद बाजार से लाते हैं, हम बीज बाजार से लाते हैं, दवाई बाजार से लाते हैं, तो पैसा कहाँ गया? बाजार को चला गया। उसके बाद में मेरा उत्पादन जो मेरे हाथ में आया उसको मैं बेचने कहाँ गया? बाजार में। और उस उत्पादन की कीमत किसने लगाई? बाजार। तो मैंने कहा था कि ये खेती का आधुनिकीकरण नहीं था, ये खेती का बाजारीकरण। आपको मेरी बात कितनी ठीक लग रही है कि नहीं लग रही है, लेकिन मैं आपसे विश्लेषण पूर्वक मूल्यांकन करने का निवेदन अवश्य करूंगा। एक किसान होने के नाते ये संवेदना भारत के किसानों की है, जो कृषि महाविद्यालय के आत्मा में बसनी चाहिए, क्योंकि कृषि विश्वविद्यालय का धर्म बनता है कि देश में यदि किसान को कोई पीड़ा है तो उसके ऊपर अनुसंधान, शोध, तकनीकी और नीतियों के स्तर पर परिवर्तन किया जाए। इस भाव के साथ में मैंने आपको ये बताया कि जब तक खेती को बाजारी की दृष्टि से हम देखते रहेंगे, और उसका फंडा है इनपुट मैनेजमेंट। 1997 में इन सभी प्रयोगों को, सारे मिथकों को ध्यान में रखते हुए प्रयोग करते हुए मुझे संतुष्टि नहीं मिली और मैं बहुत तकलीफ से गुजरा हूं। आप सोच सकते हैं 1976 से लेकर और 1997 तक का दौर एक किसान की जिंदगी में किस तरीके से गुजरा होगा। कर्जदारी एक खास प्रतिशत में बढ़ रही है, कोई विकल्प नहीं है। उस समय मुझे ऐसा लगने लगा कि प्रकृति की व्यवस्था को समझने के लिए मुझे भारतीय आध्यात्मिक अनुसंधान को भी समझने की जरूरत है। तो मैंने दो चीजों को साथ साथ समझने की कोशिश की कि भारतीय अध्यात्म की विचारधारा हमको किस बात की प्रेरणा दे रही है और भारतीय कृषि अनुसंधान हमको किस प्रकार की प्रेरणा दे रहा है। साथियों, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि किसी की भी कामना में दोष नहीं है, लेकिन जब हम उस कामना को पूरी करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास में ना तो परिभाषा है, ना कंटेंट है और ना ही कोई इस स्तर की योग्यता है। हम अपने अपने इरादे से खूब अच्छा करने की कोशिश करते रहे, लेकिन मंजिल से दूर रहे, परिणाम से दूर रहे। इस संदर्भ में आज मुझे आपसे बातचीत करने का मौका मिला है, तो मैं पहला संदेश ये देना चाहता हूं कि खेती व्यापार की मानसिकता से नहीं होगी, व्यवसाय की मानसिकता से होगी, और इसके लिए अर्थशास्त्र का विश्लेषण करना हमको जरूरी है। क्योंकि जो प्रचलित अर्थशास्त्र है ये वहां से चलता है जब हम 1 किलो कच्चे माल को मशीन के अंदर डालते हैं और वहां वो 950 ग्राम तैयार उत्पादन करता है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, यहां से लाभ का उदय हो जाता है। आपकी एप्लीकेशन जब हम 1 किलो कच्चे माल को किसी मशीन को देते हैं तो इनपुट 1 किलो होता है और आउटपुट 1 किलो से कम होता है। यहाँ से लाभ का उदय हो जाता है। लेकिन मैं उस अर्थशास्त्र की बात आपसे कर रहा हूँ जब मैं अपने खेत में एक दाना डालता हूँ और 1000 दाने पैदा होते हैं। मैं कृषि महाविद्यालय के सभी मनीषियों को ये निवेदन करना चाहता हूँ और ये पूछना भी चाहता हूँ और इस राष्ट्र के आत्मा से पूछना चाहता हूँ, किसानों के लिए, कि एक दाना डालकर 1000 दाने पैदा करने वाला किसान गरीब और कर्जदार क्यों है? ये प्रश्न हमारे अंदर चुनौती का प्रश्न है। 1997 से हमने कुछ कार्यक्रम शुरू किए और आध्यात्मिक दर्शन में मेरा सौभाग्य है कि मैं अमरकंटक गया और मध्यस्थ दर्शन सहस्त्रवाद के प्रणेता पूज्य बाबा जी अग्रहार नागराज जी से मिला, और जहां मैंने परमाणु के विकास क्रम के साथ साथ प्रकृति के सहस्त्र सूत्र को समझने की कोशिश की। साथियों, उस आधार पर जब मैंने प्रकृति की व्यवस्था को देखा, उसका चित्रण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।
किस प्रकार से 6 वर्ष के अनुसंधान में, 6 वर्ष के अभ्यास में, प्रयोगों में आप उसको कोई भी भाषा दीजिए, कोई भी शब्द दीजिए, लेकिन मेरे उल्लास का, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पे देख देन को ये हमारा इससे जो है रेजिग्नेशन हमारा जो एक्सेप्ट हो चुका है, जो है आपसे निवेदन है कि बनाने का कष्ट करें और वो यहाँ से वहाँ लग जाएगा। डैम अपना एक लेटर बनाएंगे, जैसा भी बनाएंगे जो इनके यहाँ का काम और कुछ आवाज मेरे कानों में आवाज आ रही है बार बार, उससे मुझे तकलीफ हो रही है। जो तकनीकी सत्र को देख रहे हैं वो थोड़ा सा निवेदन है उनसे कि मेरे कानों में आवाज ना आए। मैं आप बात को आगे करता हूं। मैंने प्रकृति की व्यवस्था को देखकर खेती करने के जो प्रयोग किए उसमें 4 सूत्रों पर मैं चर्चा करना चाहता हूं, जो कृषि की कृषि की विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए कंटेंट को भी संदर्भित करते हैं। मेरे इस विश्वविद्यालय के महानुभाव इस पर ध्यान देंगे। सबसे पहला कृषि का सूत्र है प्रकृति के कोएग्जिस्टेंस को देखना, प्रकृति के सहअस्तित्व को देखना। सहअस्तित्व मूल सूत्र है जिसको देखने से मुझे पता लगा कि प्रकृति में पूरकता ही एक नियम है, विरोध नहीं है। धरती का पेड़ पौधों के साथ एक रिश्ता है। धरती पेड़ पौधों को पूरी तरीके से पूरकता के पूर्वक उनका पोषण करती है और पेड़ पौधे भी फलित होकर पूरी धरती की उर्वरता को समृद्ध करते हैं और ये दोनों मिलकर जीव जानवरों को भी करते हैं और जीव जानवर भी अपनी भूमिका में धरती की उर्वरता को समृद्ध करते हैं। ये मेरा बनाया हुआ नियम नहीं है, ये प्रकृति की स्वयंस्फूर्त व्यवस्था है। इसलिए कीड़े बीमारियों का नियंत्रण प्राकृतिक है, खरपतवारों का नियंत्रण प्राकृतिक है। यदि कीड़े बीमारियों और खरपतवार प्राकृतिक नहीं है तो कभी के वो प्रकृति को खत्म कर दिए होते। प्रकृति की विविधता, अनेक फसल प्रणाली को आप देख सकते हैं। एक ही समय, एक ही जंगल में, एक ही खेत में, एक ही कोई भी जगह पर आपको अनेक चीजें दिखाई देंगी। क्यों? मोनोक्रॉपिंग हम बाजारवादी मानसिकता से मैकेनाइजेशन और रसायनों की बिक्री के लिए लागू किए, जिसमें हमारी धरती का पानी भी सूख गया और किसान का पानी भी खत्म हो गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृषि अनुसंधान का मूल सूत्र प्रकृति की व्यवस्था को समझना है और वो व्यवस्था के 3 चरण हैं कि प्रकृति की हर इकाई में व्यवस्था है और वो समग्र व्यवस्था में भागीदार है। वह पूरकता, उपयोगिता और समृद्धि के परिणाम में काम करती है। यहाँ लाभ और हानि नहीं है, कम देकर ज्यादा लेने का कोई गणित नहीं है। यहाँ एक दाने से 1000 दाने पैदा होने का गणित है। एक सूखा चारा खाने के बाद में गाय दूध देती है, ये मशीन का काम नहीं है। एक दाने से 1000 दाने पैदा होते हैं, ये मशीन का काम नहीं है। हमने मशीन को ज्यादा महत्व दिया, प्रकृति की व्यवस्था को नहीं समझा। मेरा ये निवेदन है आपसे, आपका ध्यान इस ओर जाए। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रकृति की व्यवस्था विविधता में नियंत्रण है। क्या विविधता है? अनाज, दाल, तेल, फल, सब्जी, मसाला, जड़ी बूटी, इमारती लकड़ी, पशुओं के लिए चारा, जितने भी मनुष्य के लिए अनिवार्य और उपयोगी आवश्यकताएं हैं, उनका उत्पादन प्रकृति में होता है और हर जगह होता है और हर जगह के साथ अपनी गुणवत्ता के साथ होता है। इसलिए विविधता को इकोलॉजी के साथ जोड़कर यदि हम फसल प्रणाली को मल्टी लेयर सिस्टम में, मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न में इंटीग्रेट करते हैं तो साथियों, जो उत्पादन से हमको डर लगता है कि जैविक खेती में उत्पादन गिर जाएगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि उत्पादन गुणात्मक हो जाता है। जहां हम 1 की बात कर रहे हैं वहां 4 गुने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां मोनोक्रॉपिंग नहीं है। इसका मेरे पास इसकी गवाही क्या है? मेरे पास इसकी गवाही ये है कि प्रकृति की सतही जो व्यवस्था है, जहां पर तापदाब नमी का संतुलन है, जहां पर धरती ने विशेष तापमान को पचाने के लिए एक सतही वातावरण बनाया हुआ है, उसमें पेड़ पौधे जमीन की सतह से लेकर 50 फुट ऊंचे तक भी, मैंने अपने यहाँ पर देखा है कि 50 फुट तक के भी पौधे मेरे खेतों में हैं। तो तब मुझे ये आगाज हुआ
कि धरती की उत्पादन व्यवस्था का यदि मैं आकलन करूंगा, ठीक ठीक मूल्यांकन करूंगा, तो पता लगता है कि उत्पादन व्यवस्था क्षेत्रफल में काम नहीं करती, लंबाई चौड़ाई में काम नहीं करती, वो गहराई में काम करती है और ऊंचाई में काम करती है। इसलिए जमीन को हम जब क्षेत्रफल में देखते हैं तो कम दिखती है और घनत्व में देखते हैं तो ज्यादा दिखती है। मैं ये भी निवेदन करूंगा कि इस देश में जमीन की कमी नहीं है, किसी भी किसान परिवार के पास जमीन की कमी नहीं है। कमी है समझदारी और श्रम के नियोजन की। हम प्रकृति की व्यवस्था को यदि ठीक ढंग से समझकर आगे बढ़ते हैं तो उसी खेत से हम एक फसल की जगह अनेक फसल ले सकते हैं। हम सितंबर में गन्ना लगाते हैं, गन्ने के साथ लहसुन और प्याज ले लेते हैं, कोई सी भी एक फसल जो बहुत ही बढ़िया गन्ने की रासायनिक संरचना को समृद्ध करती है। उसी के साथ बराबर में कंद वाली फसल लेते हैं जो निरंतर पोषण का काम करती हैं, और उसी के साथ गन्ने के साथ 9 फुट जगह या 6 फुट जगह छोड़कर उसमें दाल वाली फसलें, सब्जियां या अनाज लेते हैं। इस प्रकार से खेती का एक परफेक्ट मैकेनाइजेशन बनता है कि कितनी दूरी पर लॉफ डिस्टेंस क्या है, किस पौधे को कितनी दूरी पर लगाना है ताकि उसका विस्तार अप्रभावित ना हो जाए, वो कीड़े बीमारियों का या किसी प्रकार के संघर्ष का शिकार ना हो जाए। मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि आज भी हम अनुसंधान के स्तर पर दूरी के नियम का गणित दे पाए हैं, ज्ञान किसानों को नहीं दे पाए हैं। अनुसंधान पर ये बात भी जोड़ ली जाए कि दूरी का ज्ञान हमको बताना है, और ज्ञान का मतलब है कि निश्चित दूरी क्या है? निश्चित दूरी में इकाई का अस्तित्व बना रहता है। आज कोरोना के संकट में आप सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, मैं इसको यही बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक नियम है, एक बीज से दूसरा बीज अपने विस्तार को देखता है, एक पौधे से दूसरा पौधा अपने विस्तार को देखता है, एक पशु दूसरे पशु के साथ अपने विस्तार को देखता है। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान ही निश्चित दूरी है। इसको हम गणित के आधार पर खेत में फसल प्रणाली के साथ लागू करते हैं। किसानों के साथ इसकी बात करने में जो स्वावलंबन किसानों की मानसिकता में उदय होता है, वो गजब की बात है। ये मैं आपसे निवेदन। इसी प्रकार से समय है, हमने इकोलॉजी पढ़ी, हमने नैसर्गिकता की बात की, हमने क्लाइमेटिकल जोन की बात कही, हमने लोकल फूड की बात कही, लेकिन हमने प्राकृतिक नैसर्गिकता के नियम को स्पष्ट रूप से अपने अध्ययन की वस्तु नहीं बनाया, जिसके कारण क्या हुआ कि हम बाजारवाद के शिकार हुए, और जो चीजें जिस क्षेत्र में जिस जगह पर पैदा हो सकती थी, जिनकी समृद्ध परंपरा थी, जहां पर मेरे वैज्ञानिकों ने अच्छे से अच्छे बीजों को खोज कर लागू किया था, उनको किसानों की मनमानी के हैं या हमारे परिवर्तनशीलता में जो अनिश्चितता थी, उससे हम अपनी जैव विविधता को भी खो बैठे। यहाँ निवेदन मैं ये करना चाहता हूँ कि स्थानीयता के साथ में उत्पादन व्यवस्था को घनत्व में देखने से चौथा नियम लागू हो जाता है। उस नियम को जो खेती में जो किसानी की बात करने वाले लोग हैं, उसको पर्यावरण के साथ जोड़ने की जरूरत है कि हर क्षेत्रीय स्तर पर तापमान, वर्षामान और ऋतुमान के मूल्यांकन के आधार पर वहां की फसल प्रणालियों का गहराई से अध्ययन किया जाए। वहां पर किस प्रकार के अनाज होते हैं, दाल होते हैं, बारीक अनाज होते हैं। आज सुपर फूड की बात हो रही है, जबकि सुपर फूड हमारी इंटीग्रेटेड अप्रोच थी। मक्का की फसल में हम 10-12 फसल लेते थे। हमने ना तो श्रम का सम्मान किया, और हमने मैकेनाइजेशन, फार्म मैकेनाइजेशन के नाम पर हमने शरीर श्रम का भी शोषण किया और मशीनों के शिकार हुए। मैं ऐसा कोई बिंदु आपके सामने नहीं रखना चाहता हूं जो देश की कृषि गति को कहीं पीछे की ओर मोड़ रहा हो। मैं उत्तरोत्तर गति और दुनिया को ध्यान में रखकर बात कर रहा हूं। आप इसका प्रमाण देखना चाहते हैं तो मैं प्रमाण के रूप में आपके सामने पेश हूं। मैं अपने कृषि महाविद्यालय बांदा विश्वविद्यालय के साथ में गंभीरता से इस पर शोध और तकनीकी के साथ काम करना चाहता हूं। मैं आज लेक्चर देने के लिए आपके सामने नहीं बैठा हूं। यदि आपको मेरी बात उपयोगी लग रही है तो मेरी भागीदारी मेरी तरफ से सुनिश्चित है। आपकी पहल कब होगी, आप जिम्मेदार हैं। इन सारी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैंने दूरी के नियम को समझा, समय को इकोलॉजिकल सिस्टम के रूप में देखा,
मौसम परिवर्तन के रूप में देखा और उससे क्या पता लगा कि धान के लगाने का सही समय क्या है। धान की आयु यदि 140 दिन उसको चाहिए और हम यदि उसको 100 दिन दे रहे हैं तो उसका पोषण तत्व कम होगा, बीमारियों का अटैक होगा, सही नहीं पकेगा और आगे के लिए उसका पुष्टि धर्म खराब हो जाएगा। इस प्रकार से बीजों के बारे में भी एक गंभीर जानकारी कि नैसर्गिकता में हम किन किन बिंदुओं पर ध्यान रखना है। तो फसल प्रणाली को सुनिश्चित करना, बीजों का संवर्धन संरक्षण करना, तकनीकी और विज्ञान के माध्यम से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां पर कृषि विश्वविद्यालयों की नहीं बल्कि तकनीकी विज्ञान और तकनीकी ज्ञान की भी जरूरत है। और इस तरीके से एक पूरी एक श्रृंखला बनती है और इस सभी की एक साझा भूमिका बनती है जिसमें हम श्रम के नियोजन को भी पूरी तरीके से जांचेंगे। आज आप देख रहे हैं पूरे देश में मनरेगा चल रहा है लेकिन खेती में कोई काम करना चाहता नहीं। जिसको हमने कृषि की शिक्षा दी है वह भी खेती नहीं करना चाहता, किसान अपने बच्चे को खेती नहीं कराना चाहता। ऐसी दुर्दशा में हम कितनी योजना बदलते रहें, जब तक खेती को समृद्धि से नहीं जोड़ेंगे, खेती में गुणात्मक उत्पादन नहीं होगा, खेती का अर्थशास्त्र बाजार की व्यवस्था से ज्यादा नहीं होगा, खेती की तरफ हम लोगों का रुझान नहीं कर सकते। इसके लिए मैं दूसरे चरण पर आपको निवेदन करना चाहता हूं कि खेती केवल उत्पादन नहीं है। जब इन सारी विधाओं से हमने उत्पादन अपने हाथ में लिया तो पता लगा कि उत्पादन को लेकर फिर मुझे उसी बाजार में जाना है तो मैं सीधा कंज्यूमर तक कैसे पहुंचूं। इसलिए दूसरा चरण यहां से शुरू होता है कि किसानों के साथ मिलकर क्लस्टर अप्रोच में कैसे हम प्रोसेसिंग को महत्व दें, वैल्यू एडिशन को महत्व दें, हम अपनी उत्पादन की गुणवत्ता की जिम्मेदार हम हों। और इसके लिए भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किसानों के लिए किया, वो था पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम को ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में लागू किए जाना। ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम है। विश्वविद्यालयों को ये संदेश देने की जरूरत थी कि एक्रेडिटेशन का काम जो कंपनियां करती थी आज वो जिम्मेदारी किसानों को मिली है। आज दुर्भाग्य है इस देश का कि कितना समय हो गया पीजीए सर्टिफिकेशन को लागू हुए लेकिन आज भी किसानों को ये पता नहीं तो कोई निःशुल्क अपनी जिम्मेदारी पर सर्टिफिकेशन का प्रोसेस है जिसको किसानों के बच्चे अपने घर में बैठकर भी सर्टिफिकेशन जारी कर सकते हैं। ऐसी सरल प्रक्रिया को भी हम इस देश में सरल नहीं कर पाए और हम रिसोर्स पर्सन तैयार करने में लगे रहे और एग्रीकल्चर सेक्टर सूना और ऐसे लोगों के हाथ में रहा जिनको इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। तो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में किस प्रकार से फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑर्गेनिक मानक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसानों तक पहुंचे, किसान प्रोसेसिंग यूनिट लगाएं, उसके लिए सर्टिफिकेशन प्रोसेस क्या होगा, किसान किस जिम्मेदारी से साथ साथ खड़े होंगे, इनपुट मैनेजमेंट से लेकर उनका प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज किस ढंग का होगा, मैकेनाइजेशन कैसे होगा, उस आधार पर कोई भी देश में काम नहीं हुआ। हम सौभाग्यशाली होंगे कि यूनिवर्सिटियां इस तरीके का इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट लागू करें या कृषि विज्ञान केंद्रों पर इसकी सिफारिश की जाए कि यदि हम किसी सार्थक विकल्प की लोकार्पण करना चाहते हैं और किसी सार्थक विकल्प को लोक के लिए अर्पित नहीं किसानों के लिए समर्पित करना चाहते हैं तो हम उसका मॉडल पेश करें। ये एक महत्वपूर्ण जरूरत थी। हमने अपने फार्म पर ये किया, अपने परिवार के साथ ये किया और परिवार में सारे लोगों ने मिलकर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की, किसानों का निःशुल्क सर्टिफिकेशन किया, उसकी पूरी जानकारी उनको दी, ऑफिशियल मैनेजमेंट कैसे होता है इसकी जानकारी दी और किसान हजार किसान परिवार में आने लगा। हमने ये फीस का काम हमारे लिए नहीं था, हमारे लिए सौभाग्य था कि कम से कम इस धरती ने, इस सरकार ने, इस नियति ने मुझको ये अवसर दिया है कि मैं अपने देश और अपने किसानों के लिए जी सकूं। उसी के आधार पर भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री पुरस्कार मिला। मैं उस पुरस्कार को जिम्मेदारी के रूप में स्वीकार करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री, अपने राष्ट्रपति और अपने राजतंत्र के उन सारे जजों को जिन लोगों ने मेरा चयन किया था उनको मैं साधुवाद देता हूं और अपनी जिम्मेदारी भी लेता हूं। विश्वविद्यालय से ये निवेदन करने का अवसर इसलिए बना कि मैं किसान की भूमिका में विद्यालय के साथ में निःशुल्क बिना वेतन के साथ आपके अनुसंधान में तन मन धन से काम करने के लिए तैयार हूं। आज मेरे कृषि विश्वविद्यालयों को
किसानों के लिए पहल करने की जरूरत है। ये मेरा संदेश है आपके लिए, ये मेरा निवेदन है, ये मेरा आग्रह है। इस देश के संतत सुखी होने की चेतना के भूखे किसानों की संवेदना है। इस आधार पर इससे आगे की एक और गंभीर बात मैं बताना चाहता हूं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में जब हम सामान को बेचने के लिए बाहर निकले तो हमको एक चुनौती सामने आई। सबके मुंह से एक आवाज निकलती थी, ऑर्गेनिक में मार्केटिंग प्रॉब्लम है। मैं सोचता था कि सारी दुनिया में मार्केटिंग की, ऑर्गेनिक के फूड की जरूरत है। सब लोग कहते हैं हमको अच्छा खाना दें। तब हमको मार्केट सर्वे में पता लगा कि ऑर्गेनिक खेती का प्रोडक्शन मैनेजमेंट और प्रोसेसिंग के बाद में बिक्री का काम भी चंडाल लोगों के हाथों में है, जिन्होंने 1 रुपए की जगह 4 रुपए लेने का काम किया। किसानों को फिर भी कोई हिस्सा नहीं मिला और ऑर्गेनिक खेती का उत्पादन केवल एक ऐसे वर्ग का खाना होकर रह गया जैसे शहंशाहों का खाना हो। और मेरा गरीब किसान, मजदूर, देश की आम जनता, सामान्य वर्ग, और मैंने ये देखा कि जिन लोगों की तनख्वाह अच्छी भी है वो भी 4 बार सोचते हैं ऑर्गेनिक सामान को खरीदें कि नहीं खरीदें। सर्टिफिकेशन एक मुद्दा, कीमत एक मुद्दा हम लोगों के लिए चुनौती थी। हमने उत्तर प्रदेश का, मैं पश्चिमी इलाके में रहने वाला हूं, दिल्ली नजदीक है, एनसीआर के क्षेत्र में कुछ सर्वे किए। सर्वे करने से हमको पता लगा कि यदि हम कंज्यूमर के साथ में अच्छा एग्रीमेंट करते हैं, उनके साथ साथ साफ बात करते हैं, और हमने 3 बातें की। कीमत आपके साथ निर्धारित करेंगे, क्वालिटी की हमारी जिम्मेदारी होगी, आप उसको राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड में देख सकते हैं, आप हमारे घर आ सकते हैं और हम समय पर आपको अपना सामान उपलब्ध कराएंगे। इस आधार पर हमने देखा कि ऑर्गेनिक खेती में मार्केटिंग प्रॉब्लम नहीं है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम है। वही किसान उत्पादन करेगा और वही किसान बाजार करेगा, ये संभव नहीं है। इसलिए उत्पादन के साथ साथ प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के साथ साथ ब्रांडिंग और पैकेजिंग, उसके साथ साथ मार्केटिंग का काम यदि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में किसान और किसानों के बालक और गांव के शिक्षित युवा वर्ग, और जिस तरीके से भारत सरकार ने करवट ली है और जिस प्रकार की योजनाएं और रीति नीति इस देश में बन रही हैं, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैं इस समय पर पैदा हुआ और मैं आपके सामने इस बात को कहने का हकदार बना कि आज इस देश के किसान को जगाने में, खासतौर से बुंदेलखंड के साथ मेरा बड़ा गहरा लगाव है। ये लगाव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि जब जब भी मैं बुंदेलखंड गया, अभी पिछले दिनों वहां एक बांदा के एक डीएम रहे, आजकल तो वो नहीं है, कहीं और हैं, हीरालाल जी, उनके द्वारा एक कार्यक्रम किया गया दालों को लेकर। मैंने वहां के लोगों से जब बातचीत की, वहां के कार्यक्रम में हम भागीदार हुए, तो मुझे एक बड़ी उम्मीद जगी। वहां पर बांदा में मेरे एक मित्र हैं, प्रेम सिंह, बांदा में रहते हैं। आवर्तनशील खेती के संदर्भ में उन लोगों ने काफी गंभीर प्रयोग किए हैं। हम लगभग प्रक्रिया के आधार पर, प्रारूप के आधार पर थोड़े भिन्न दिखेंगे आपको, लेकिन जो कंटेंट है, जो ज्ञान है, जो वस्तु है, वो सभी के अंदर निश्चित है। मैं बांदा के साथ, समस्त बुंदेलखंड के साथ ऑर्गेनिक खेती के इस सार्थक विकल्प को सह अस्तित्व मूलक आवर्तनशील खेती के रूप में प्रस्तुत करते हुए अपनी भागीदारी और अपनी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कहने में बहुत ही संतुष्ट हूं, बहुत ही उल्लास से भरा हूं, और आपसे वार्ता करते हुए मुझे बहुत गौरव है। मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि मेरा यह विश्वविद्यालय इसको अनुसंधान पर काम करेगा तो इस देश को नई दिशा मिलेगी, और बुंदेलखंड को ज्यादा अवसर इसलिए मिलेगा कि वहां का किसान आज भी प्राकृतिक संसाधनों के नजदीक जीता है। वहां बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है। हम गंगा जमुना के दोआब में यदि पश्चिमी जिलों को देखते हैं तो यहाँ पानी के कारण, अधिक रसायनों के कारण हमने धरती की जैव विविधता को खो चुके हैं। तो वहां बहुत ज्यादा अवसर है, वहां के लिए सुनिश्चित फसल प्रणाली की बनाई जाए, इधर उधर की कुछ कार्यक्रम पद्धति ना जोड़ी जाए। और मैं अंत में एक निवेदन जरूर और करूंगा कि जैविक खेती के बहुत सारे मिथक हैं कि ये 3 साल में होगी, 1 साल में होगी, उत्पादन कम होगा। मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिस दिन व्यक्ति समझदार हो जाएगा, होता है, समझ लेता है, उसी दिन इसका कन्वर्जन पीरियड खत्म हो जाता है। आपको लॉकडाउन में ये मिसाल मिली है कि नदियों को साफ करने का काम
जो हम कई वर्षों से कर रहे थे, वो मात्र थोड़े समय में नदी साफ हो गई। हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं बना, हमारा कोई पैसा नहीं खर्च हुआ, मनुष्य का कोई श्रम नहीं लगा। ये बात हमको समझने की जरूरत है कि हमको प्रकृति की व्यवस्था को समझना है, हमको समानांतर व्यवस्था खड़ी नहीं करनी है। इसलिए प्रकृति की व्यवस्था को समझना ही अनुसंधान का मूल तत्व है। कृषि विश्वविद्यालयों की यही भूमिका है। कृषि विश्वविद्यालय अपने कंटेंट को किसानों के साथ शिष्टता पूर्वक आचरण के साथ जोड़ देंगे। किसान इस बात को स्वीकार लेगा, एक तालमेल होगा और ये देश आर्थिक स्वावलंबन के साथ में राष्ट्रीय चेतना की जागृति के साथ साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प को साकार करेगा कि ये देश अब आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े, ये गांव स्वराज्य की ओर बढ़े। इस संदर्भ में मैं आज इतना ही बोलूंगा और लगभग समय भी मेरा ठीक लगभग पूरा हो गया है। कुछ कंटेंट भी आपके सामने पहुंच गया है। यदि किन्हीं साथियों को, किन्हीं मनीषियों को इस संदर्भ में कोई चर्चा करनी हो, कुछ सवाल पूछना हो और कभी भी बातों में तो उत्तर किसी भी तरीके का दिया जा सकता है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैं आपके पास आ जाऊंगा वहीं पर ही, या आप देखने आ जाएंगे मेरे यहाँ पर। हम मिलकर इस कार्यक्रम को एक पूरी कार्य योजना दें। इस आधार पर मैंने खेती के विकल्प की एक बात रखी। आप लोगों ने मेरी बात को सुना, मुझे अवसर दिया। मैं इस सौभाग्य के लिए आप सबके लिए प्रति कृतज्ञ हूँ, सबको सम्मानित करता हूँ और सहृदय सबको शुभकामना देते हुए भारत के भाग्योदय की कामना के साथ आप सभी को प्रणाम करता हूँ। जी, आवाज नहीं आ रही। आप खोलोगे? आवाज नहीं आई। आप खोलोगे? ए दीपक, दीपक आप खोलोगे? आवाज नहीं, कट गया। अभिषेक जी, यू आर ऑन म्यूट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। हाँ, अब मैं कुछ जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके कुछ सवाल हैं, मैं वो सवाल आपके समक्ष रखना चाहूंगा। हाँ जी, बैठो जी, साइला बाला जी का एक प्रश्न आया है जी। क्या मैकेनाइजेशन को कृषि में कम करना चाहिए? मैकेनाइजेशन को उचित करना चाहिए। कम और ज्यादा करना हमारे अधिकार की बात नहीं है। श्रम के नियोजन और उसको सही गति देने का काम मैकेनाइजेशन है। तो हम मशीनों का प्रयोग वहां तक करें जहां तक किसानों का शोषण ना हो, हमारे गांव के मजदूर के श्रम का शोषण ना हो। इसलिए छोटे किसानों के पास 1 एकड़ जमीन है, उनका मैकेनाइजेशन क्या होगा? जिसके पास 50 एकड़ जमीन है उसका मैकेनाइजेशन क्या होगा? ये हमको समझने की जरूरत है। जी, त्यागी जी, विनोद लाहौटी जी जो हमारे कल के स्पीकर भी हैं, वो हमारे आज पिछले सेशन में भी जुड़े रहे, इस सेशन में भी है, वो लगातार जुड़े हुए हैं। वो सीएमडी हैं जियो लाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के। जी, वो उनकी एक रिक्वेस्ट आई है आपके लिए। वो कह रहे हैं आध्यात्मिक अनुसंधान कृषि में, जिसकी आपने बात की, उसके बारे में वो कुछ और जानना चाह रहे हैं। जी, लाठी जी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। लाठी जी, अब मैं तो पूरी बात नहीं बता पाऊंगा आपको, लेकिन छोटी सी बात मैं कहूंगा कि प्रकृति की व्यवस्था स्वयं स्फूर्त है। ये हजारों वर्ष, करोड़ों वर्ष पहले भी ऐसी थी, अपनी ही क्रिया में थी और आगे भी अपनी क्रिया में रहेगी। केवल हम उसकी व्यवस्था के स्वरूप को देखते हैं तो हमारा अनुसंधान पूरा हो जाता है। हम उसके घटनाक्रम को देखते हैं तो हम ना कहीं अनिश्चितता और मनमानी के दौर में चले जाते हैं। आपका सवाल बहुत अच्छा है और मैं इसका उत्तर इतना दे पाया हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस विषय पर एक गहरी चर्चा आपके साथ में हो। मैं आपके साथ मिलना चाहूंगा। जी, और बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। जैसा मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि इससे पहले भी त्यागी जी एक वेब कॉन्फ्रेंस में इन्वॉल्व थे और वो हमारे लिए समय निकाल के आए, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। इसी के साथ हम अपने इस सेशन से विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम जब भी कभी इस तरह का कोई प्रोग्राम करेंगे तो हम आपको यहाँ पाएंगे। जी बिल्कुल।
बिल्कुल जी, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी। जी, नमस्कार। So friends, this was Mr. Bharat Bhushan Tyagi ji, and we are now closing our today's session, and tomorrow we'll again meet at 10 a.m. with Dr. Ashok Kumar Yadav ji, who is advisor to Government of India in organic farming. So till then, take a very good care of yourself, stay at home, stay safe. Thank you very much.